हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ वाज द वेरिएशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और उनके बीच में एक रिलेशन हमने डिड्यूस किया था और रिलेशन ये था V इज इक्वल टू m बाय n e स्क्वायर tau L by A and this term was the current। और इस टर्म को जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि अगर हम फिजिकल डायमेंशंस चेंज ना करें, मींस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और टेम्परेचर भी चेंज ना करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटेरियल इज द सेम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। सो ये पूरी जो टर्म है ये आपके पास एक कांस्टेंट हो जाती है और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आपने सपोज इस इक्वेशन बनाए v इज इक्वल टू I इंटू आर और इस कांस्टेंट को आपने नाम दिया था, रिकॉल किया था एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू that will be the ratio of V and I, but it is important to remember here that this resistance neither depends on V or on I। ना तो इसके एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन हम देखें means independent of both V and I, independent of V and I, V और I पे डिपेंड नहीं करता but depends on their ratio, but depends on their ratio of V and I। Greater is the ratio of V and I, more will be the resistance of that material, smaller is the ratio of V and I, lesser will be the resistance of that material। But now it is the question on what factor does the resistance actually depend। मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से मैं इस फैक्टर को जिसे हम R रिकॉल कर रहे थे, हमने लिखा इसको एज R equal to m by n e square to L by A। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस आ गई किन किन फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन पे। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि उस मटेरियल का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ से क्लियर है कि resistance is directly proportional to length, first one, and second the resistance is inversely proportional to the area of cross section। अगर कोई मटेरियल है तो हमें उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अगर लेंथ L है तो रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द सेकंड। L is the length of conductor and A is area of cross section। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म और है जो हमारे पास ये फैक्टर हुआ m by n e square tau। तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये पैरामीटर तो चेंज होंगे नहीं, तो हमारे पास दो फैक्टर और बच गए, एक टेम्परेचर और एक बच गया आपके पास m which is the number density of electron, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नेट वॉल्यूम। तो आपने कहा कि हम ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में पढ़ते थे कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन वर केप्ट कांस्टेंट। सो इट मींस दैट टेम्परेचर को जब कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस, जो ये पैरामीटर रेजिस्टेंस है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताइए। दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। कब? जो आपके पास टेम्परेचर को हमने क्या रख रखा है, कांस्टेंट, एंड n इज व्हाट, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नेट वॉल्यूम। और आपको पता है कि अलग अलग मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट है उसकी नंबर है दैट इज नॉट द सेम। कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, उनके अलाइनमेंट भी अलग है। सो इट मींस दैट ये इन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। और ये पैरामीटर जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ
मटेरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर किसके गवर्न कर रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो हमने टर्म रेजिस्टेंस रिकॉल किया वो रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है, एंड थर्ड इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। और यहां हम इस टर्म को लिख देते हैं R इज इक्वल टू L बाई ए था, और इस टर्म को विद इन द ब्रैकेट जो है इसको हम रो लिख देते हैं, दैट इज द रेजिस्टिविटी। रो हमने किसकी जगह लिखा है, दैट इज m बाय n e स्क्वायर टो, m बाय n e स्क्वायर टो, और रो टर्म क्या है, दैट इज द रेजिस्टिविटी। और इसको हम बाद में नाम देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो पहले हमारे पास जब ओम्स लॉ को हमने पढ़ा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो अराइज हुई थी दैट वाज अबाउट द रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ना कि रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद रेजिस्टेंस की यूनिट निकालनी, डायमेंशन निकालने, फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस के अंदर कौन टर्म आ गई है, एक रेजिस्टिविटी टर्म आ गई। तो उस रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, ऐसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पढ़ेंगे कंडक्टेंस, और उनकी यूनिट और डायमेंशंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो हमने ये कहा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करने का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of charges, resistance of obstruction offered to the flow of charges, flow of charge means current, so electric current को कितना अपोजिशन मिल रहा है, that is the resistance of the material, और इस resistance को हम लेटर R से लिख रहे हैं। एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस है आपने लिखा कि किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने ओम्स लॉ से देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज V बाय I, बट इसका जो एक्चुअल बिहेवियर आया था वो ये आया था रो L बाय A। तो हमारा फर्स्ट टास्क तो ये देखना है कि रेजिस्टेंस किस कारण से अराइज हो रहा है। सो काज ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, हमने ये कहा था कि जब हमने मेटेलिक कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ड्रिफ्ट कर रहा था टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और जो उसके पाथ थे अंडर द फील्ड वो स्ट्रेट नहीं थे बट दे वर कर्व्ड वन, और वो जो इलेक्ट्रॉन जब उस फील्ड के कारण से एक्सेलरेट होता है तो व्हाइल इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर इट मे कोलाइड विद द लैटिस एटम और आयंस। जो लैटिस एटम्स हैं या आयंस है, सपोज यहाँ पे कॉपर के एटम्स होंगे या आयंस होंगे, तो उनके साथ ये कोलाइड करता है, और कोलाइड करता है तो उस कोलिजन के कारण से उसका एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है, उसको करंट के फ्लो को एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हुआ, और उस ऑब्स्ट्रक्शन को हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। तो हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में बेसिकली हम क्या लिखेंगे, दैट इज द frequent cause of the resistance is the frequent collision of electrons with the lattice atoms और ions। लैटिस एटम और आयंस के साथ जो कोलिजन होता है, फ्रीक्वेंटली जो कोलिजन अकर कर रहे हैं, that is the basic cause of the resistance of the material, is the frequent collision of the electrons with the lattice atom or ions of the conductor while drifting towards the positive end of the conductor, towards the positive end of conductor। और आपको ये पता है कि अलग अलग मटेरियल के अंदर
एक तो नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है, दैट इज डिफरेंट। और दूसरी बात कि उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। तो उसके कारण से अलग अलग मटेरियल करंट के फ्लो को अलग अलग तरह का ऑब्स्ट्रक्शन देता है, अलग अलग डिग्री और अलग अलग अमाउंट तक ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। सो इट मींस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट। अब वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हमने बताया, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है अगर सेम नेचर ऑफ मटेरियल का हम ले लेते हैं, और डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल के रेजिस्टिविटी अलग होगी, मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की। So SI unit of the resistance is ohm। ओम जो साइंटिस्ट का नाम था उसके ऊपर, और इसको सिंबल ऐसे ओमेगा सिंबल से इंडिकेट करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं ओम की, तो हमने ये लिखा एज R इज इक्वल टू V ओवर I। ये रेजिस्टेंस 1 ओम होगा कब, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट भी आपके पास कितना हो, 1 एम्पियर हो। तो आप ये कहेंगे कि the resistance of a conductor is said to be 1 ohm। resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows, if 1 ampere of current flows through it, if 1 ampere of current flows through it whenever a potential difference कितना लगा है 1 वोल्ट का, और उसके कारण से करंट कितना जाए 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो 1 ओम है, मींस रेजिस्टेंस 1 ओम है। whenever a current of 1 ampere flows through it whenever a potential difference of 1 volt is applied across its ends, across its ends। ये आपके पास 1 ओम की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। और साथ ही साथ हम कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनकी भी बातें साथ में कर लेंगे यूनिट और डायमेंशंस के रिगार्ड पे। तो आपने लिखा तो डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, आपने लिखा कि एज R इज इक्वल टू V बाई I। V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे हम इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा, और ये हमारे पास हुआ डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्क की डायमेंशंस लिखेंगे, चार्ज की लिखेंगे और करंट की लिख देंगे। तो वर्क की डायमेंशंस तो होती थी m1 l2 p-2, ये आपको +1 से डायमेंशन से पता है, पॉपुलर डायमेंशन है। चार्ज की बात करते हैं तो I इज इक्वल टू Q बाई T था, सो Q इज इक्वल टू IT लिखा, तो 80 डायमेंशंस हो गया था चार्ज के। तो चार्ज का डायमेंशंस हुआ 80 और करंट का हो गया A। और ये आपके पास आया, ये यहाँ पे नीचे ही रहेगा, तो ये हुआ m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय a2 और t। अब ये टर्म ऊपर ले जाते हो तो ये आपके पास डायमेंशंस आ गया m1 l2 t-3 एंड a-2। ये आपके पास डायमेंशंस हो गए हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए। मैं यहाँ एक बार बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि मेरे को कंडक्टेंस की चाहिए, तो रेसिप्रोकल लिख लेंगे m1 l2 t-3 एंड a-2। अब एक टर्म हम लिखते थे कंडक्टेंस, जो कि हमने ओम्स लॉ में भी लिखा था।
जैसे रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट है, उसके अपोजिट उसके रेसिप्रोकल टर्म में हमारे पास कंडक्टेंस जिसको हम जी से लिखते हैं, ये बताता है कि कितनी ईज से करंट का फ्लो होगा। जितना अपोजिशन होगा तो रेजिस्टेंस, और जितनी ईज होगी, ईज टू फ्लो ऑफ करंट, ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। और इसको कैसे लिखते हैं? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज G is equal to 1/R। तो रेजिस्टेंस की जो भी यूनिट होगी उसका रेसिप्रोकल होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई बताइए? ओम। तो इसका मतलब जो कंडक्टेंस की जो आपके पास यूनिट होगी दैट विल बी ओम इनवर्स। और इस ओम इनवर्स का मतलब ऐसे लिख दें, और MHO, उल्टा लिखिए इसको। और आपके पास जो ओम सिंबल से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, ओम इनवर्स मींस डेल्टा इनवर्स साइन से, और ओम इनवर्स को हम नाम देते हैं साइमन, जो कि एस से लिख सकते हैं। तो कोई सी यूनिट आप इसके लिख सकते हैं। बात आती है डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस क्या होंगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, Lg इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ R है, तो R की डायमेंशन जो भी होंगी उसके वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए? दैट विल बी m-1 L-2 P3 एंड A2। ये आपके पास डायमेंशंस होगी किसकी? कंडक्टेंस की। अब यहां हम साथ के साथ एक टर्म और हमने लिखी थी जिसको हम रेजिस्टिविटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रेजिस्टिविटी इस रो टर्म की। तो इस रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस और यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं यहां से। तो आपके पास एज रेजिस्टिविटी की बात कर रो से जो लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास फार्मूला था एज R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहाँ से हम रो लिख देते हैं, तो दैट विल बी RA और डिवाइडेड बाई L। तो पहले मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम भाई, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की होगी मीटर, तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गए, तो क्या यूनिट बन गई? ओम मीटर। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या बनी? रेजिस्टिविटी। और डायमेंशंस भी लिख देते हैं हम इसकी। R इज इक्वल टू आपके पास था, सॉरी रो इज इक्वल टू RA बाई L। तो रेजिस्टेंस वाली डायमेंशंस ऐसे उठा के लिख दी हमने, M1 L2 P minus 3 A minus 2। और एरिया की डायमेंशंस होगी L2 और यहाँ इस लेंथ की होगी L। तो ये क्या यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास डायमेंशंस बन जाएगी, ये क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी M1 L3 P minus 3 A minus 2। तो ये हमारे पास डायमेंशंस होगी किसके लिए? फॉर रेजिस्टिविटी। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा से लिखते हैं इसको, एंड सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। तो पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि रो की यूनिट हमने क्या लिखी है? ओम मीटर लिखी है। तो यहाँ पे हो गया ओम मीटर, रेसिप्रोकल में था तो ये जाएगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ऐसे लिख दीजिए। या फिर ओम इनवर्स को हम क्या नाम दे रहे थे बताइए? हमने ओम इनवर्स को नाम दिया था साइमन। ओम इनवर्स को क्या नाम दिया था? साइमन। तो इट इज साइमन पर मीटर। तो या तो आप ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों ही किसको बता रहे हैं? कंडक्टिविटी को। डायमेंशंस की बात कर लें तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जो कि रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस क्या आई थी? ये आई, तो इसके साइन चेंज कर दीजिए, दैट विल बी M-1 L-3, दैट विल बी P plus
एंड ए। ये आपके पास डायमेंशंस हो जाएगी कंडक्टिविटी की। ये आप निकाल लीजिए, याद रख लीजिए, याद रखना ठीक रहेगा। तो दिस वाज अबाउट द डायमेंशंस इन नीड ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब बात हम ये कर रहे थे कि हमने नई टर्म आइडेंटिफाई करी थी जिसको हम नाम दे रहे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की तो बात कर रही थी, तो रेजिस्टेंस के बाद जो टर्म इसके अंदर आ रही थी वो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो हमने डायमेंशंस और फार्मूला तो लिख दिया, साथ में हम रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, क्या है, दैट इज m/ne²। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपके पास एरिया लेंथ के बाद, ये इस नेचर पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नेचर और टेम्परेचर, नेचर तो आपके पास n से और टेम्परेचर किससे, टो से, इस चीज पे डिपेंड करती है। इसी तरह से अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का तो आपके पास लिख लो m/ne²। तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी ne²/m। डिपेंडेंट इसकी भी किसके ऊपर हो जाएगी, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरी टेम्परेचर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, और यू कैन से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वगैरह ये चीज डिपेंड करती है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे। हमें स्पेसिफिकली रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर स्टडी करेंगे, और यू कैन से कंडक्टिविटी का विद टेम्परेचर और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो हमारे मेनली ये दो वेरिएशन और ग्राफिकल मेथड से हमने डिस्कस करने हैं। तो हम पहले बात कर देते हैं कि इस रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस तरह से कह रहे हैं, ये देख लीजिए। तो आपने रेजिस्टिविटी टर्म कहाँ इंट्रोड्यूस की है बताइए, ऊपर लिखा आपने R = ρL/A। तो रो टर्म वहां आई है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो देखिए आपने ये कहा कि हमारे पास एज R = ρL/A, एक्चुअली आपने इसको ऐसे लिखा था m/ne² एंड L/A। इस टर्म को आपने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी कहा था। R ऐसे लिखा था ρL/A। अब हमने इस रो को निकालते हैं, तो रो की वैल्यू आपके पास आ गई थी, दैट इज RA और डिवाइडेड बाय L। अगर मान लीजिए सपोज हमने जो मटेरियल लिया है वो इस तरह से ले लें, जिसको मटेरियल पड़ा था, उस मटेरियल में से मैंने इस तरह से लिया कि उस मटेरियल की लेंथ भी 1 हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, लेंथ भी 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, मींस यूनिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, अगर ये लेंथ 1 ली तो ये भी 1, तो 1 मीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब आपने मटेरियल का कितना पार्ट ले लिया, आपने एक ऐसा क्यूब ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, मींस यूनिट क्यूब ले लिया, यूनिट क्यूब। तो अगर इस फार्मूले में हम ये पुट करते हैं, देन रो ये भी 1 टर्म होगी, ये भी 1 होगी, तो रो किसके बराबर हो गया, R के। मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के। कब, जब आपके पास लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक हमने क्यों कहा कि हमने मटेरियल की कैसी डायमेंशंस ले ली, स्पेसिफिक डायमेंशंस ले ली। कैसे डायमेंशंस लेनी है, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक डायमेंशंस लेने के कारण से इसका मतलब मटेरियल की नेचर तो सेम थी, लेकिन उसमें स्पेसिफिक डायमेंशंस लेकर के हमने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, जिसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the resistance, numerically equal to the resistance of what, of unit cube of material, of unit cube of material. Now we have to derive the relationship between current density J, sigma conductivity and electric field intensity, and the relation between these three is also known as the microscopic form of Ohm's law. Microscopic
form of Ohm's law. As we have derived the relation between current and drift speed as I is equal to n e a v d. So that is this is equation number first. और हम इसमें ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज v d is equal to e e by m into tau. तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो बन जाएगा I is equal to n e a और बी डी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ये वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टॉ. तो इसमें हमने ई लेना था, जे लेना है, एक सिग्मा, तो हम ई को अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं. इसके अलावा टर्म क्या बचेगी, ई इनटू ई स्क्वायर, सो एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, और टर्म बच गई हमारे पास एक तो ए और एक टर्म बच गई ई. तो ई तो हमने अलग सेग्रीगेट कर ली. और आपको ये भी पता है कि करंट डेंसिटी हमने डिफाइन की थी, तो वो क्या होती थी, करंट पर मीटर एरिया. तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया था, तो इसमें I by A लिख दिया. So I by A is equal to n e square टो by m और into E. और इस n by I by A टर्म को हम क्या कहते हैं, which is known as the current density J. So इसको हमने J लिख दिया. J is equal to n e square टो by m and that is into E. आपने अभी पीछे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन निकाला था, तो रेजिस्टिविटी आपके पास आई थी m बाय एन ई स्क्वायर टो. तो आपके पास देखिए m नीचे, उसके ऊपर है n ई स्क्वायर टो बाय m, ये रिलेशन था. तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, मींस 1 ओवर रो लिखूं, सो दैट विल बी n ई स्क्वायर टो और बाय m, और ये फैक्टर अपना सेम एज सच है n ई स्क्वायर टो बाय m. सो इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर रो लिखा जा सकता है. सो 1 ओवर रो और इनटू ई जे, और आपके पास रिलेशन बन गया जे इज इक्वल टू ई बाय रो. ऐसे लिख सकते हो, या फिर हमने इसको ऐसे लिखा है जे इज इक्वल टू 1 ओवर रो. 1 ओवर रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी, बिकॉज़ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी. हमने सिग्मा लिख दिया, सो जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई. और ये रिलेशन आपके पास, क्योंकि जे करंट डेंसिटी वेक्टर है, सिग्मा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर, तो ये रिलेशनशिप बन गया. इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं. जबकि सिग्मा आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी को होता है, तो सिग्मा होगा क्या, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, मींस दैट इज m बाय n ई, सॉरी दैट विल बी कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो भी ई के साथ टर्म है, ई के साथ कौन सी टर्म है, n ई स्क्वायर टो बाय m, और वो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का. तो ये आपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहा जाता है. अब हम रिलेशन निकालते हैं रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में. रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में देखिए कि वो रिलेशनशिप क्या होगा. ये शायद समझ में आ गया होगा. पहले हमने I इक्वल टू n ये vd लिखा, vd की वैल्यू पुट कर दी. vd की वैल्यू पुट करने के बाद हमने a जो टर्म थी उसको I के डिवीजन में भेज दिया. I बाय a आपके पास करंट डेंसिटी बन गया. और उसके बाद हमने E के साथ जो फैक्टर था वो सिग्मा है, नथिंग बट सिग्मा, सो J इक्वल टू सिग्मा. बहुत सिंपल सर्किट डेरिवेशन. Relation between resistivity rho and mobility mu. Again हमने वही करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन I is equal to n e a v d होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर v d की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमें क्योंकि मोबिलिटी की बात करनी है, तो मोबिलिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब यहाँ से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना चाहे तो मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो v d इज इक्वल टू म्यू इनटू e. तो ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देन I इज इक्वल टू n e a और v d की जगह हमने लिख दिया म्यू e. ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं, ये सपोज इक्वेशन नंबर आपका बन गया फर्स्ट, इसको अभी करंट डेंसिटी बना देते हैं. तो करंट डेंसिटी कैसे होगी, I बाय a और दैट विल बी n e
और साथ में म्यू ई, और इसको हमने बोल दिया से जे इज इक्वल टू आई बाई ए इज इक्वल टू एम ई म्यू। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मान लिया अपने फर्स्ट मान रखा, सपोज इसको आपने कह दिया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अपने ईज के अकॉर्डिंग आप इनको नंबरिंग डाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, आल्सो J इज इक्वल टू होता था आपके पास सिग्मा E, या सिग्मा की जगह क्या लिखते हैं 1 ओवर रो E, मींस आपके पास J बन गया था E बाय रो। सही, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को आप कंपेयर कर लीजिए। 4 के अकॉर्डिंग तो लेफ्ट हैंड साइड J है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड A J, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि E बाय रो विल बी इक्वल टू, कंपेयरिंग आपने 4 5 लिखा, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5, so E by rho will be equal to NE mu और into E, E से E टर्म कैंसिल होगी, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया 1 over rho is equal to NE और mu, ठीक है। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी को अगर लिखना चाहें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 over NE और mu। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, आपके पास रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल अगर कंडक्टिविटी लिखे तो सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू, ये लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप भी आपने ध्यान रखना है, ये आपके पास अगर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो हम थोड़ा काम आएगा। अब हमने क्योंकि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस नाम की टर्म इंट्रोड्यूस की थी, और जो मटेरियल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करेंगे, मींस करंट को ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, उनको हम नाम देंगे रेजिस्टर्स। और जनरली हमारे पास दो टाइप के रेजिस्टर्स यूज होते हैं, एक तो हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स, जो कि कमर्शियल रेजिस्टर्स होते हैं आपके पास प्रैक्टिकल्स में, आपके जो मोबाइल चार्जर्स हो गए या आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, उनके अंदर जो भी रजिस्टर्स लगे होते हैं दे आर द कार्बन रजिस्टर्स। इसके अलावा जो किसी कॉपर वायर से या किसी एलॉय से, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेटिन से जो रजिस्टर बनाए जाते हैं, जिनको कॉइल रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो वो कॉइल रजिस्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास कार्बन रजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और कार्बन रजिस्टर्स आपका कमर्शियल रजिस्टर, कमर्शियली यूज्ड रजिस्टर्स। सो दीज आर द कमर्शियली यूज्ड रजिस्टर्स। एक्चुअली ये बने होते हैं कार्बन के, कार्बन मटेरियल को मोल्ड कर दिया गया है और उसके दो कंडक्टिंग एंड्स निकाल दिए जाते हैं और उसको एक सिरेमिक या प्लास्टिक कोटिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है, और उसके ऊपर 4 डिफरेंट कलर की रिंग्स बना दी जाती हैं, और ये रिंग्स को हम डिकोड करके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करने के लिए हमें कलर को डिकोड करना पड़ेगा, जहां पे पहली रिंग का जो कलर है वो उस रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट को बताएगा। सपोज मान लीजिए हमने लिखा कोई रेजिस्टेंस लिखा हुआ से 220 ओम, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁴ ओम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर बन गए, एक तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और 10⁻⁴। तो आपकी पहली रिंग जो है वो फर्स्ट डिजिट के कलर, जो पहली रिंग का कलर डिकोड होकर के फर्स्ट डिजिट को बताएगा, सेकंड डिजिट रिंग का कलर सेकंड डिजिट को, और थर्ड जो रिंग है वो पावर ऑफ 10 को मल्टीप्लायर को बताएगी, और जो फोर्थ रिंग है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकती है। तो ये 3 कलर में हो सकती है आपके पास, गोल्ड, सिल्वर या 9 कलर। गोल्ड है तो ±5% उसकी टॉलरेंस मानी जाएगी, सिल्वर है तो ±10%, और कोई भी कलर नहीं है, बॉडी के कलर की है तो ±20%, ये टॉलरेंस को इंडिकेट करती है फोर्थ रिंग। अब बात आती है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए कैसे डिकोड करें इसको। तो आपके पास एक कोड सिंपल सा याद रखने के लिए बना रखा है हमने, इस सीक्वेंस में ध्यान रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ wearing gold and silver necklace। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट डिजिट जो ऑरेंज से सर्कल कर लिए, इनको हमें ध्यान रखना है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहला जो बी है वो ब्लैक कलर को बताता है, दूसरा जो पी है वो ब्राउन कलर को बताता है, रेड, आर ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे अगेन, एंड जी डब्ल्यू वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर।
अब इनके जो कोड याद रखने जो आपके जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को बताएंगे दे आर रेस्पेक्टिवली 0 1 2 9 और मल्टीप्लायर ऑफ 10 होंगे वो 10 टू पावर 0 टू 10 टू पावर 9 और गोल्ड और सिल्वर के लिए होंगे 10 टू पावर -1 और 10 टू पावर -2। सपोज आपके पास कोई हमारे पास रजिस्टर्स दे रखा है कार्बन रजिस्टर और उस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू हमें इस कलर कोड से पता करनी है, तो इसको डिकोड करके हम पता कर सकते हैं वो वैल्यू। सपोज ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग। सपोज हमने ये वैल्यूज लिखी रेड रेड एंड दिस इज से ऑरेंज, रेड रेड ऑरेंज, और सपोज इसको लिख दिया गोल्ड। तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिकोड कैसे करेंगे? आप पहले रेड, पहली रिंग का फिर दूसरी रिंग का भी रेड है, तो रेड के लिए आपके पास कोड कितना है 2, तो आपने लिखा 2, सेकंड डिजिट के लिए भी रेड है तो 2, और थर्ड डिजिट किसको बताती है? पावर ऑफ 10, और वो पावर ऑफ 10 किस कलर की? ऑरेंज कलर की, और ऑरेंज कलर के लिए कितना है? 10 टू पावर 3। सो आपने इसको लिख दिया इनटू 10 टू पावर 3 और ओम्स में ये वैल्यू होगी। सो इसका मतलब ये कितना हुआ? 22 इंटू 10 टू पावर 3 ओम, और 10 टू पावर 3 किसको स्टैंड करता है? 4 किलो ओम। सो इट मींस दैट उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 22 किलो ओम्स है विद टॉलरेंस ऑफ गोल्ड के लिए कितना था? ±5%। तो यहाँ पे 22 किलो ओम्स विद ±5% ऑफ टॉलरेंस, ये आपके पास उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिकोड हो सकती है। अगर सपोज मान लीजिए आपको एक बार बोर्ड के अंदर सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मान लो सपोज ये कार्बन रजिस्टर है और उसके ऊपर जो कलर की जो रिंग्स बनी है वो कलर मेंशन थे। सपोज मैंने लिख दिया आपके पास दैट वर ब्राउन, ब्लैक एंड से अगेन ब्लैक, ठीक है। टॉलरेंस आपके पास ऐसे मान लो ±5% वाली गोल्ड की, और कहता है कि इस रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया किसी 30 वोल्ट की बैटरी से, तो ये रेजिस्टेंस इस बैटरी से करंट ड्रा करेगा, तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी? ओम्स लॉ से I = V/R होता है। V आपको दे रखा है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिकोड करनी पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिकोड करिए, बताइए भाई कैसा होगा? ब्राउन के लिए वैल्यू कितना है? दैट इज 1, ब्लैक के लिए कितना है? 0, और फिर नेक्स्ट थर्ड रिंग जो है पावर ऑफ 10, और पावर ऑफ 10 कितनी? 10 टू पावर 0। सो इट मींस दैट इज 10 into 10 टू पावर 0 ओम, और 10 टू पावर 0 स्टैंड्स फॉर 1, सो दैट इज 10 ओम। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम होगी, तो आपके पास वोल्टेज तो कितनी है? 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम, सो दैट इज 3 एम्पीयर। ये आपके पास करंट कितना हो गया? 3 एम्पीयर। तो बहुत सिंपल सा है, बस ध्यान रखना है विल बी रोइंग ग्रेट मेंटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। और यहाँ आपने ध्यान रखना 1 to 9 नहीं, ये 0 to 9 है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दिस वाज अबाउट द कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंसेस। आपको ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ में जहां पे जो मटेरियल्स जिनके बीच में करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप लीनियर आती है उनको तो हम बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस, ओमिक रेजिस्टर्स। जैसे कि आपके पास हो गए सपोज मेटल्स एंड एलॉयज, मेटालिक कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। लेकिन जिन मटेरियल्स के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं आती, सपोज आपके पास मैंने एग्जांपल लेते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो वहां उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। और नॉन ओमिक रेजिस्टर में जितने टाइप के भी डायोड है, चाहे वो वैक्यूम ट्यूब से बनी है वो डायोड्स, चाहे आपके पास हो पीएन जंक्शन डायोड, हम 9th यूनिट में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल एक्सेट्रा। एक स्पेशल टाइप का डायोड भी यूज कर रहा हूं जो कि मेरे डिसर्टेशन वर्क में यूज हुआ, जिसको हमने नाम दिया चूहा डायोड। तो चूहा डायोड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, आई और बी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह की आती है। भाई आप सोच रहे होंगे कि तो स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ भी देखो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे इनके पास यहाँ पे ब्रेक अकर कर रही है। अगर ओवरऑल पूरी को देखें तो नॉन लीनियर है, लेकिन पीसीज में देखें तो कैसी? नॉन लीनियर। पीसीज में तो लीनियर है और ओवरऑल देखें तो नॉन लीनियर, सो पीस वाइज लीनियर, पीस वाइज लीनियर। और पीस वाइज लीनियर को हम कैसे रिगार्ड करेंगे? एज नॉन लीनियर। तो इस डायोड को हमने जो नाम दिया चूहा डायोड नाम दे रखा था। मैं मेरा सामान सारा लॉकडाउन के कारण से लैब में बंद है, मैं किट वगैरह से लेकर के आऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा।